आज हम बात करते हैं एक्सेल किस तरीके से काम में लिया जाता है। एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जो अक्सर हमें काम लगता है जब हम नंबर्स और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसके हर जो एक ब्लॉक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको जो है सेल कहा जाता है। हर जो रो आपको देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, जो लेटा हुआ है, वो रो कहा जाता है। और जो वर्टिकल लाइन है जैसे ABCDEF, ये आपके कॉलम कहे जाते हैं। तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक वोकेबलरी समझ ली इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर विभिन्न फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स डाले हैं और यहाँ पर मैं एक नंबर बदल देती हूँ। अब ये नंबर्स मैंने रैंडम ऑर्डर में डाले हैं। अगर मुझे चाहिए कि ये छोटे से बड़े या बड़े से छोटे हों तो मैं सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन लेके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स बदल गए। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे इनका टोटल चाहिए, ये इनका जोड़ कितना होता है, तो मैं ऑटो सम पे क्लिक कर सकती हूँ। वो दिखाएगा कि कौन से सेल आप C10 से लेके C13 नंबर के सेल को सेलेक्ट कर रहे हो। वो वहाँ पे एक सिलेक्शन बॉक्स दिखाएगा और फिर आप एंटर जैसे ही करेंगे वो वहाँ पर आपको टोटल दिखा देगा 23। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। पर इसके अलावा हम इसको इक्वल टू सम और फिर C10 से लेके आपका चलेगा C13 तक, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फिर एंटर कर दीजिए तो भी आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है। तो ये एक बेसिक तरीका है जो हम यूज़ करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अगर हम एक नई शीट बनाएं तो यहाँ से हम प्लस प्लस करके एक नई शीट बना सकते हैं। अब इस नई शीट पे मान लीजिए कि मैंने ज़िला की इन्फॉर्मेशन डाली है और हर ज़िले में कितनी जनसंख्या है इसकी इन्फॉर्मेशन डाली है। मैंने पहले कॉलम को सेलेक्ट किया, मैं व्यू पे गई और मैंने जो है यहाँ पर जाके फ्रीज पेन्स टॉप रोज कर दिया। तो ये ऊपर ही ऊपर की रो फ्रीज हो गई है। अब इसमें मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन मान लीजिए इतनी है। अब मैं नीचे चली गई, मेरे को 89 नंबर की जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम ये है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। अब मैं अगर 89 नंबर की डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन देख रही हूँ तो मुझे पता है कि पहले रो में जो पहले कॉलम में जो है डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में पॉपुलेशन दिया हुआ है। अब अगर मुझे ऊपर भी आना है तो मैं ऊपर आके दूसरे वाले की भी वैल्यूज़ चेक कर सकती हूँ। पर फ्रीज पेन का फ़ायदा ये होता है कि ये जो वैल्यूज़ ऊपर आ गई हैं ये ऊपर ही रहेंगी। अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं। तो मुझे चाहे मैं कितना भी एक्सेल शीट ले लूँ, कितना भी लंबा मेरा डेटा हो, तो मैं इस चीज़ को आसानी से समझ सकती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या है और डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट पॉपुलेशन क्या है, किस कॉलम में किस चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, अब जैसे यहाँ पर हमने कुछ विषय ले लिए और विषय को हमने अरेंज कर रखा है A to Z में, तो मैं वापस होम पे जाके अगर इसको सॉर्ट करूँगी और Z to A कर दूँगी तो आप देख रहे हैं सबसे पहले Y वाले आ गए, W वाले आ गए और A वाले जो हैं वो आपके लास्ट में चले गए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। कई बार आप डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर का ऑप्शन भी आप काम में लेते हैं जब आप देखते हैं कि आप यहाँ पर फ़िल्टर करना चाहते हैं कि आप सिर्फ जो है ना एडल्ट एजुकेशन वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक रो दिखेगी और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ है वो दिखेंगी। मान लीजिए कि मैंने सिर्फ बुद्धिस्ट स्टडीज़ सेलेक्ट किया है, तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में मान लीजिए आपके 500 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू दिखेगी। अगर मैं ऑल कर देती हूँ तो मुझे सारी वैल्यूज़ दिखेंगी। पर इसमें बुद्धिस्ट स्टडीज़ तो बहुत नीचे चला गया, पर मुझे सिर्फ उसी का डेटा चाहिए था, तो मैंने फ़िल्टर के ऑप्शन से वहाँ पर उस डेटा को पता कर लिया। अब अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वो है चार्ट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ स्कूल लिए हैं, हर स्कूल में प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उसका डेटा हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और चार्ट के ऑप्शन में जाके एक 3D चार्ट बना देते हैं। तो ये हमें पता देता है 2 सेकंड में कि एक ग्राफिकल डायग्रामेटिक रूप से कि किस स्कूल में कितना एनरोलमेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं IJK में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। अब अगर मुझे इसी चार्ट पे मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जाऊँ तो चार्ट टाइटल में ऐड कर सकती हूँ वर्टिकल, ठीक है। इसमें मैं बता सकती हूँ कि ये क्या बारे में हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। चार्ट का टाइटल हम दे सकते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस स्कूल्स अक्रॉस वेरियस ग्रेड्स, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, वो हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसी पे हम अगर वापस क्लिक करें
चार्ट एलिमेंट्स पे जाएं तो हम ग्रिड लाइंस के ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रिड्स कहीं पे मोटे हो रहे हैं, कहीं पे पतले हो रहे हैं। लेजेंड को हम देख सकते हैं, अभी राइट में चला गया, अभी ऊपर चला गया, अभी लेफ्ट में चला गया। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप चार्ट में अनेबल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चार्ट की बात। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, एक्सेल शीट में सिंपल हैं। तो अगर यहाँ पर जाके मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो या तो मैं ऑटो सम लेके बता सकती हूँ कि ABC स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, या फिर मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू सम B2 टू D2, B2 से लेके D2 तक, पहला B2 है और आखिरी D2 है, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल पहले स्कूल में 90 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से अब मुझे हर स्कूल के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको लास्ट से पकड़ के ड्रैग करूँगी तो यहाँ हर स्कूल की टोटल आ जाएगी। IJK में 135 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। अब अगर मुझे निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स में से प्राइमरी स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर सिंपल डेटा देखेंगे तो आप कहेंगे 40/90 करना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, हम वैल्यूज़ नहीं डालते हैं। वैल्यूज़ नहीं डालेंगे तो हम उसको ड्रैग करके हर के लिए काम में ले सकते हैं, है ना। वैल्यूज़ डालेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, पर इससे हमारे लिए और सुविधा हो जाएगी। तो हम बोलेंगे B2 डिवाइडेड बाय आपकी टोटल कितना है E2, ठीक है। हम स्टार को मल्टीप्लिकेशन का साइन लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपकी परसेंटेज प्राइमरी एनरोलमेंट आ जाता है पहले स्कूल में। अब इसमें हम 2 दशमलव प्लेस तक ही यूज़ करते हैं, तो हम माइनस के थ्रू इसको कम कर सकते हैं। फिर हमने इसको नीचे जाके ड्रैग कर दिया, तो ये आपकी प्राइमरी परसेंटेज एनरोलमेंट आ गया। अब अगर देखते हैं इसी को मैं आगे भी ड्रैग कर लेती हूँ तो क्या होता है, यहाँ से अगर मैंने इसको सेकेंडरी में भी ड्रैग कर लिया है तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। पर ये वैल्यूज़ अगर मैं फॉर्मूला बार में देखूंगी तो थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये दिखाता है C2/F2। मुझे F2 से नहीं निकालना है, मुझे सेकेंडरी स्टूडेंट्स निकालने हैं टोटल से। तो मेरा कॉलम वहाँ पे गलत हो गया है ना। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको E2 किया तो मेरी सही वैल्यू आ गई। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूँगी, कैंसिल, अगर मैं यहाँ से इसको लास्ट से पकड़ के ड्रैग करूँगी तो मेरी सही परसेंटेज सेकेंडरी एनरोलमेंट हर स्कूल का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमने सबसे पहले सीखा टोटल निकालना, फिर हमने सीखा प्रतिशत निकालना। अब अगर मुझे थोड़ी सांख्यिकी लगानी है, स्टैटिस्टिक्स लगानी है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो कैसे किया जा सकता है। हम फॉर्मूला पे जा सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे जा सकते हैं, फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मुझे औसत निकालनी है कि टोटल औसत कितने स्टूडेंट्स जो हैं प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं। तो मैं एवरेज पे गई, क्लिक किया, ओके। अब ये दिखा रहा है B2 से B5 तक और मैंने इस पर ओके क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये एवरेज वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नीचे चली गई S पे और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है, नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या के स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आप निकालते हो, ओके। अगर मुझे इन कॉलम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैंने ओके किया और मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। पर यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किन वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, किन का औसत निकाल सकते हैं, तो वो आपको सांख्यिकी ही पता होनी चाहिए। ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, यहाँ पर मैं जो भी वैल्यूज़ डालूंगी या जो भी फॉर्मूला लगाना चाहूँगी वो लग जाएगा, उसकी एक वैल्यू भी आ जाएगी, पर उसका सेंस होता है या नहीं, वो मीनिंगफुल है या नहीं, वो आपको सांख्यिकी समझ के आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने समझा चार्ट कैसे बनाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, विभिन्न फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। कई बार अगर आपको मैथ्स की एग्रीगेट निकालना है, मैथ्स के फंक्शंस यूज़ करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बहुत कॉमनली काम में आते हैं एक्सेल में, एक्सेल मेंटेन करने में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो जब भी आपके पास बड़ी संख्या में डेटा होता है, आपको डेटा इजीली रिट्राइव करना होता है, तो एक्सेल एक बहुत ही सरल तरीका है। आप डेटा को बहुत आसानी से वहाँ डाल सकते हैं। सिंपल एक क्वेरी करके आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारे
ऑप्शंस जो कि हमने यहाँ पर चर्चा की वो आप देख सकते हैं। अगर आपको रोज़ या कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, तो वो भी यहाँ से हो सकते हैं। नीचे अगर आप प्लस का क्लिक करेंगे तो आपकी एक एक शीट बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमने एक्सेल के बारे में समझी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है अगर आप कंप्यूटर्स में नंबर्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कुछ फाइंडिंग्स लाना चाहते हैं, तो एक्सेल आपको आना ही चाहिए। किसी भी रिसर्चर के लिए, किसी भी अनुसंधानवेत्ता के लिए ये बहुत ज़रूरी है।